हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल वीबी एजुकेशन। तो आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। नया क्या? ये जो टॉपिक है ये हमारे पुराने टॉपिक का कंटिन्यूएशन है, यानी हमारे चैप्टर नंबर 7 का कंटिन्यूएशन, चैप्टर नंबर 8। ये मार्जिनलाइजेशन से रिलेटेड है। मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझा चुका है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप पिछली वीडियो देख के आइए, नहीं तो ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। और इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ कि आप क्लास 8 से स्टार्टिंग से पढ़ के आइए। इससे क्या होगा, आपका एक बेस बन जाएगा। हर एक चैप्टर स्टार्टिंग में हल्का हल्का बेस बनाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 8, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि दो ग्रुप हमें दे दिए गए थे, उनके एक्सपीरियंस ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया था और वो डिस्क्रिमिनेशन जो फेस कर रहे थे। ये ग्रुप्स पावरलेस तो थे, लेकिन इन लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे ताकि जो भी इन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जो भी इन्हें मार्जिनाइज कर रहा है, उनके खिलाफ लड़ रहे थे ताकि अब ये लोग डोमिनेट ना हो सके। उन्होंने इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अपनाई इसे ओवरकम करने के लिए, इस सिचुएशन को। वो स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी, ये उनके लॉन्ग हिस्ट्री में बताया गया है। क्या क्या है तो हमें बुक में फ्यू एग्जांपल्स दें, जैसे रिलीजियस टॉलरेंस, आर्म स्ट्रगल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्ट वगैरह वगैरह। इसके लिए एक तरीका नहीं था, बहुत सारे थे और उन्होंने सारे के सारे अपनाने की कोशिश की। और इन सभी केसेस में एक ही चीज थी, वो सर्कमस्टांस जो फेस कर रहे थे उसके हिसाब से, जो भी सर्कमस्टांसेस थे उसके हिसाब से उन लोग ने यूज किया वो। अब इवोकिंग फंडामेंटल राइट्स, आप जैसे जानते हैं चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, मैंने बहुत बार रेफर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग बुक है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स देता है और हमें हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक, सेक्युलर बनाता है। अब ये जो है, इसके अंदर बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है, जो कि हमारे पार्ट 3 में, और इसके कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी हैं। ये जो राइट्स हैं सभी सिटीजन्स को, सभी इंडियंस को इक्वली मिली है। As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. First, by insisting their fundamental rights, they have forced the government to rejoice the injustice done to them. Secondly, they have insisted that the government enforce these laws. अब enforce laws करने का मतलब क्या है? For example, अगर आप सब ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट का काम है बस लॉस बनाना, तो आप गलत हैं। क्यों? और फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक लॉ बना दिया, ठीक, और मैं इसे इन्फोर्स नहीं किया, मैंने इसे इन्फोर्स ही नहीं किया, क्या होगा? ये लॉ फॉलो ही नहीं होगा क्योंकि इसे इन्फोर्स ही नहीं किया गया है। तो इन्फोर्स तो करो, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। और इन्फोर्स भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ढीला ढाला है, इसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए। इसीलिए one thing is very right to say, make a law democratically but enforce it dictatorially. इन लोगों ने क्या इन्फ्लुएंस किया? गवर्नमेंट वो न्यू लॉज इनके लिए बनाए इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब आर्टिकल 17 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 17 हमें अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन के बारे में बताया। आर्टिकल 16 क्या बताता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है वर्क करने की। ऐसा नहीं है कि हाँ ये लेडीज हैं तो इन्हें कम मिलेगा, ये लेडीज हैं तो इन्हें कम मिलेगा, और ये जो है ये जेंट्स है तो इससे ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है।
everyone has the equal right to work. सभी को जो है इक्वल पे इक्वल वर्क किसलिए दिया गया है? सभी को इक्वल राइट है वर्क करने का और उनका प्रोफेशन चूज करने का. फिर आर्टिकल 14 क्या बताता है? Everyone is equal before the law. Article 15, there shall be no discrimination on the basis of caste, religion, sex, place of birth or any of them. आर्टिकल 16 का बता दिया. आर्टिकल 17 का बुक में दिया है. आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 टेल्स, अभी वो उसकी नेसेसिटी नहीं है, तो आई टेल यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि वहां नेसेसरी है ये आर्टिकल. वहां आपको इस आर्टिकल के बारे में पता चल जाएगा. और तब तक के लिए ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आर्टिकल 18 क्या कहता है? रिमेंबर, नो गूगलिंग. दिस इज व्हाट मींस दैट नो वन कैन henceforth prevent. दलित को कोई एजुकेशन से रोक नहीं कर सकता, उन्हें टेम्पल्स में जाने से रोका नहीं जा सकता, पब्लिक फैसिलिटी यूज करने से नहीं रोका जाता और एक्सेट्रा. इसका ये भी मतलब है कि अनटचेबिलिटी जो रॉन्ग प्रैक्टिस है, और एंड दैट इज प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में ये तुम्हारी प्रैक्टिस टॉलरेट नहीं की जाएगी. इन फैक्ट अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल क्राइम नाउ. अनटचेबिलिटी पनिशेबल क्राइम है. इसके लिए आपको जेल हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है. अब टर्म दलित का मतलब क्या होता है? ब्रोकन. इट इज डिलिबरेटली एंड एक्टिवली यूज्ड बाय द ग्रुप्स टू हाईलाइट द सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन they have experienced within the caste system. अब laws for the marginalized. हम जानते हैं कि गवर्नमेंट लॉस बनाती है और सारे सिटीजन को ये फॉलो करना रहता है. Yet this is not the only way in which it takes action. There are specific laws and policies for marginalized in our country. यानी marginalized जो उनके लिए specific laws, specific policies हैं. ये जो पॉलिसीज और स्कीम्स हैं, that emerge through other means like setting up a committee. एक कमिटी बैठा दी, and by undertaking a survey, etc. The government then makes an effort to promote such policies. फिर गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करती है in order to give opportunity to the specific groups. क्या, किस लिए? ताकि स्पेसिफिक ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटी मिले. प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. अब ये क्या है? एज अ पार्ट ऑफ द एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स create specific schemes for implementation in tribal areas or any areas that have high Dalit population. For example, the government provides for free and subsidized hotels for students of Dalit Adivasi communities so that they can avail education facilities that may not be available in their localities. तो सोशल जस्टिस प्रमोट करना ही हो गया. In addition to providing certain facilities, ये फैसिलिटीज जो अभी पढ़े हम लोग, कौन सी फैसिलिटीज? ये वाली फैसिलिटीज, दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड करना और एजुकेशन फैसिलिटीज, ये फैसिलिटीज. The government also operates to laws to ensure that concentrate steps are taken to end inequity in system. One such law policy is the reservation policy. रिजर्वेशन पॉलिसी कौन? रिजर्वेशन पॉलिसी जो है हमारा आर्टिकल 18 से आ जाता है. आर्टिकल 18 हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में ही बात करता है. Today both significant contagious, the law will reserve seats in education and government employment for Dalit and Adivasis are based on an important argument that in society like ours,
where for centuries sections of population have been denied opportunities to learn to work in order to develop new skills or vocation, or democratic government needs to step in and assist this section. ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत आ जाएगा हमारा। तो आंसर तो बुक ने दे दिया, तो होमवर्क कैंसिल। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? Governments across India have their own list of scheduled caste, scheduled tribes, and the most backward classes. The central government too has its list. The students applied to education institution. Those applying for the post in government are expected to flourish proof for their caste or tribe status in form of caste and tribe certificates. अब जैसा हमने पढ़ा अभी रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, ओके, तो रिजर्वेशन पॉलिसी अब काम कैसे करती है? तो क्या है कि हर एक गवर्नमेंट के पास, इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके पास अपनी अपनी एक लिस्ट होती है SC/ST की। अब उसमें लोग चेक करते हैं, उसमें क्या होता है, उन्हें अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना है, किसी पोस्ट जो है गवर्नमेंट में है उसके लिए अप्लाई करना है, तो उन्हें प्रूफ देना पड़ता है अपने कास्ट का और ट्राइब स्टेटस का। ये कैसे करते हैं? कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट से। So, if a particular Dalit caste or a certain tribe is on government list, then a candidate of that tribe or caste or tribe can avail for the benefit of reservation. वो बेनिफिट उठा सकता है रिजर्वेशन का ऐसे करके। अब हमने कबीर की पोएम तो सुनी है लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स में। Kabir was a 15th century poet and weaver who also belonged to the Bhakti tradition. Kabir, poet, spoke about his love for the Supreme Being, free of ritual and priest. It also expressed his and pointed criticism of those who attempted to define individuals on the basis of their religion and caste identities. On his views, every person had the ability to reach the highest level of spiritual salvation and deep knowledge within themselves through their own experiences. His poetry brings out the powerful dense of the equality of all human beings and their labor. He writes ordinary about valuing the work of the ordinary potter, the weavers, and the woman carrying the water pot. About that in his pottery becomes the basis or understanding the entire universe. His direct, courageous challenge inspired many, and even today Kabir's poetry is sung and appreciated by Dalits. एक्चुअली यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं है, आपकी बुक्स में जरूर क्लियर होगी। अभी यहाँ क्लियर नहीं है तो क्लियर दिखा नहीं पाया। तो यहाँ कबीर के बारे में बताया गया है, उनने कैसे काम किया दलित्स के लिए, और बताया कि हर कोई इक्वल है। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज। In addition to the policies, our country also has specific laws that guard against discrimination and exploitation. Marginalized community, let us read the following case. अब ये केस दिया हुआ है, यानी कि एक सिनेरियो दिया है।
adapted from real life account. ये रियल लाइफ का होगा. एक जकमलगर गुर विलेज है, उन लोग उनके यहाँ एक बड़ा फेस्टिवल, ठीक, हर 5 साल में एक बार होता है. लोकल डीटीज जो होते हैं उन्हें ऑनर किया जाता है, इनके जो भगवान होते हैं उन्हें ऑनर किया जाता है. प्रीस्ट आसपास के 20 विलेजेस से आते हैं 5 दिन के इवेंट के लिए. और सेरेमनी पता है कैसे शुरू होती है? एक दलित कम्युनिटी से कोई मेंबर होता है, लिटरली प्रीस्ट के फीट से धोकर उसे फिर नहाता है. In Jalmugur, the person who performed this task belonged to Rathnam's family. His father and grandfather had performed the same task before him, though he never allowed to enter the temple. This ritual was viewed as a great honor bestowed on them on this special occasion. Now it was Rathnam's turn. Rathnam was all of 20 years studying engineering in nearby college. तो इसने रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं करूंगा. He said he had no faith in this practice and that his family were forced to perform ritual because they were Dalits. Rathnam ने रिफ्यूज कर दिया, angered both the powerful caste in the village and some families from his own community. The powerful caste were shocked that such young boy had the guts to refuse. They believe it was Rathnam's education which allowed him to imagine start comparing himself with them. अभी लोग समझने लगा कि they are superior. Rathnam is nothing. But ये नहीं जानते, भले ही आप किसी भी कास्ट के हो, लेकिन the important thing is education. क्योंकि एजुकेशन ना हो, और आप कोई भी हो, एजुकेशन ना हो आपके पास और आपको कितने भी पैसे दे दिए जाए, लेट्स से आपको बिल गेट्स जितने पैसे एक दिन के लिए दे दी जाए, अब आपको नहीं पता होगा उस पैसों को कैसे यूज करना है. क्योंकि विदाउट एजुकेशन आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये चीज कैसे करनी है. The one who has education is superior. In fact, superior नहीं कह सकते. Everyone in India is equal. लेकिन जो सोचते हैं कि because the caste is high, so higher, so they are superior, it is wrong. They are inferior to the one who they think is inferior to them. अब इन लोगों ने क्या सोचा कि रत्नम को एक लेसन पढ़ाया जाए. क्या पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाई करने जाएंगे. His committee was ordered to ostration and his family and everyone was told that no one should speak or do any work for them or with them. One night some men entered their part of village and set his hut on fire. He managed to escape with his mother. Rathnam then went to report the case in local police station under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1989. ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई, 1989 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट. क्या है ये? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट. Other Dalit families still did not come out in his support, as if they were scared that similar fate might await them if they spoke out. The case was picked up by the local media and led to journalists visiting the village. Rathnam was writing about as a symbol of Dalit action. Rathnam was written about as
The ritual was called off, but his family was forced to move out of as they continued to be ostracized by the powerful caste of the village. उसे फोर्स होना पड़ा कि उसे वो बाहर से वो विलेज से बाहर निकल जाए, क्योंकि अभी पावरफुल जो कास्ट थे उसे ऑस्ट्रासाइज कर रहे थे. इसने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी थी रत्नम ने, लेकिन उन लोगों ने नहीं पढ़ी थी. एनीवेज मुझसे नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ कॉलेज में पढ़ी थी. होंगे कोई प्रोफेसर उनसे पढ़ी थी. लेट्स नेम द प्रोफेसर. ये रामनाथ है. ये रामनाथ में उसका क्या नाम दे, कुछ भी नाम दे. मिस्टर वाई, उनका नाम है मिस्टर वाई. तो Ratnam sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of powerful caste in his village. This act was framed in 1989 in response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in everyday sense. While such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in late 1970 and 80. During this period, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. Like Ramanathan, they refused to follow the practices located in the humiliation and exploitation of the Dalits. This resulted in the more powerful caste unleashing violence against them. In order to indicate to the government that the untouchable was still being practiced in most hideous manner, Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against the Dalits and prescribe stringent punishment for those who indulge in them. इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा क्राइम्स हैं, मतलब इसमें बहुत लंबी लिस्ट है. ये पढ़ने बैठे तो 4 दिन लग जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए. Some of which are too horrible even to contemplate. The act does not only describe the terrible crimes but also lets the people know what dreadful deeds human beings are doing of. In this sense, the laws such as these seek to both as well as influence the way we think and act. तो ये एक्ट के बारे में बताया गया. एक्ट डिस्क्रिमिनेट्स several levels of crime. Firstly, at the least moral humiliation act are both physical and horrific and morally reprehensible and seeks to punish those who force a member of a scheduled caste or scheduled tribe to drink or eat an edible or obvious item. Forcibly removing clothes from a person of a member of a scheduled caste or scheduled tribe, or parade him or her naked or with painted face or body, or commit any failure which is derogatory to human dignity. Secondly, it lists actions of disposes little Dalit and Adivasis or their mage resources on which to force them into performing slave labor. Thus, the act sets out to punish anyone who
wrongfully occupies or cultivates any own land by or allotted to a member of scheduled caste or scheduled tribe or gets the land allotted to him transferred. At another level, the Act recognizes that crime against Dalit and tribal women are of specific kind and therefore seeks to penalize anyone who assaults or uses force on any woman belonging to scheduled caste or scheduled tribes. अब मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? तो मैनुअल स्कैवेंजिंग वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इन द सोसाइटी है. इसमें कोई सेफ्टी नहीं होती है और यहाँ तक कि ये पहले भी होता था, अभी भी होता है. इसमें क्या होता है, ह्यूमन जो है और ह्यूमन और एनिमल का जो वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, उसे ब्रूम से, टेम्पलेट से, बास्केट से, फ्रॉम ड्राई लेट्रिन्स उठाया जाएगा एंड कैरी इट ऑन द हेड इन द डिस्पोजल ग्राउंड्स some distance away. The manual scavenger is a person who does the job of carrying this filth. This job is mainly done by Dalit women and young girls. According to Andhra Pradesh-based Safai Karamchari Andolan, an organization working for manual scavenger, there are 13 lakh persons from Dalit community who continue to be employed to this job in this country, who work in 96 lakh private and community dry latrines managed by municipalities. Manual scavengers are exploited to subhuman conditions of work, face serious health hazards. They are constantly exposed to infections that affect our eyes, skin, respiratory and gastrointestinal system. They get very low wages for the work they perform. Those working in urban municipalities earn 30 to 40 rupees per day, and those working in privately pay much less. As you've read earlier in the book, the practice of untouchability has been abolished by the Indian Constitution. However, the manual scavengers are different parts of the community. The Bhangis in Gujarat, Pakhis in Andhra Pradesh and the Sakilars. अगर मैं इसे सही स्पेल नहीं करना तो सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ कि मुझे सही में ये स्पेल नहीं करने आता. Continue to be considered untouchable. They often live in separate settlements on outskirts of the village and are denied to access of temple, public water facilities, etc. In 1993, government passed the employment of manual scavengers and construction of dry latrines Act. This law prohibits the employment of manual scavengers as well as the construction of dry latrines. In 2003, the Safai Karamchari Andolan and 13 other organizations and individuals, including 7 scavengers, fled a PIL in the Supreme Court. The petition complained the manual scavenging still exists and continued in the government undertaking like the railways. The petition sought the enforcement of the fundamental rights. The court observed that the number of manual scavengers in India has increased since 1993. It directed every department, ministry of the Indian government and state governments to verify the facts within 6 months, and if manual scavenging was found to exist, then the government department has to actively take up a time-bound program for the reparation and rehabilitation. अब आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट. अब 1989 का एक्ट क्या है? अब ये जो एक्ट है ये दूसरे रीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है. आदिवासी activists referred to it to defend the right to occupy land that was traditionally theirs. As you read in previous chapters, Adivasis are often willing to move from their
own land and are forcibly displaced. The activists have asked for that those who have been forcibly encroached upon tribal land should be punished under this law. They have also pointed to the fact that this act is merely confirms that has already been promised to tribal people in the constitution that land belonging to tribal people cannot be sold or bought by non-tribal people. In case where this was happened, the constitution guarantees the right of tribal people to repossess their land. C.K. Janu, an Adivasi activist, also pointed out that one of the violators constitution guarantee to fundamental right are government in various states of India. For it is now allowed that non-tribal enrolled is a form of timber merchants, paper mills to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from the traditional forests. In process of declaring forests are reserved or a century, she also noticed that this in case where tribals have already been evicted and cannot go back to their land, they must be compensated. That is, government must draw up plans and policies for them to live and work with some elsewhere. After all, government spend large sum of money on building industrial and other projects on land taken from tribal. Then why should they reluctant to spend even very modest amount of rehabilitating the displaced? तो ये जो है ये पास हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers recognition of Forest Rights Act 2006. The introduction of the final act states that this act is meant to undo the historical injustice meant out to forest dwelling population is not recognized their rights to land and resources. This act recognizes their right to homestead, cultivatable and grazing land, and non-timber forest produce. This act also point out that the right of forest dwellers include conservation of forest and biodiversity. इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन पढ़ेंगे. वी कैन सी, हम देख सकते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और लॉ और इवन अ पॉलिसी, यानी कि एक लॉ, एक पॉलिसी, एक राइट पेपर पे जो है एग्जिस्ट करती है, इसकी कोई मीनिंग नहीं बनती रियलिटी. लोगों ने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली वर्क किया है टू मेक एफर्ट्स टू ट्रांसलेट दिस टू प्रिंसिपल्स दैट गाइड द एक्शन of the fellow citizens or even the leaders. The desire for equality, dignity and respect is not new. It has existed in different forms throughout our history, as you have seen in chapter. Similarly, even in democratic societies, similar processes of struggle, writing, negotiation, organizing need to continue. अब इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है, लेकिन क्योंकि ये खत्म हो गया है, मैं आपको एक चीज बताना देना चाहता हूँ. इसमें हमने जितने भी एक्ट्स पढ़े, जो भी एक्ट थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब आपको याद करने होंगे. और फिर आर्टिकल्स जो है हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स में बेसिकली आते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी. इन सब चीजों में मैं आपकी मदद कर दूंगा. फिर वेलफेयर स्कीम्स आपको बाकी चैनल्स में मिल जाएंगी. फिर क्या है, और फिर रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये सब का रियलिटी चेक. क्या रियलिटी चेक, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है. तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो. अगर आपको आया तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को हमारी इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें सब्सक्राइब बढ़े और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे पाए. अगर आपको चाहिए कि हम लोग आपको और अच्छा कंटेंट दें, तो आप प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर करें और
लाइक करें और हो सके तो हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी दिलाएं, क्योंकि जितने ज्यादा आप सब्सक्राइब दिलाएंगे उतना बेहतर हम लोग अपना सिस्टम बनाएंगे। वेल, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जो बोला है वो प्लीज कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।